हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज मैं बात करूंगा बहुत सारे सवालों के ऊपर जो कि बच्चों ने मुझसे पूछे हैं हाल फिलहाल में। और मैंने बहुत सारे उनके सवालों को पढ़ा और देखा जो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे पूछे गए। तो उनको मैंने क्लब करते हुए मेजर सवाल जो थे, जो अमूमन तौर पे सारे बच्चों ने मुझसे पूछे। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली और काफ़ी वैकेंसी उसमें आई। करीब 500 के आसपास करीब वैकेंसी हैं, 500 के राउंड। तो अलग अलग विषय में हैं। उसके ऊपर मैंने हालांकि एक वीडियो बनाई हुई है पहले से कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, और उसमें क्या रिटन टेस्ट है या इंटरव्यू है, किस बेस पे कॉल आएगी, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। बट उसके बाद भी काफ़ी बच्चों ने मुझसे सवाल किए हैं कि कि किस तरीके से इंटरव्यू की कॉलिंग होगी और कौन कौन एलिजिबल है, क्या विदाउट पीएचडी वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, किन को फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे अदर स्टेट्स के लोग हैं, वो भी जो है उत्तराखंड में अप्लाई करने में इच्छुक हैं। तो क्या उन्हें भरना चाहिए, क्या वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे या उनकी अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो क्या उसमें कोई उन्हें वेटेज मिलेगा नहीं मिलेगा। या उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी जिन्होंने कहा कि हम पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, अभी परस्यूइंग में है, तो क्या हमें उसके वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। या कुछ लोग जो है ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, कहीं टीचिंग में हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस पर मैं आपको जवाब दूंगा आज के सेशन में। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड के ही ऊपर बात करता हूँ, उत्तराखंड के जो जॉब्स हैं। कि अभी जो हायरिंग के लिए जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें तो ये मेंशन किया गया है कि अगर मैं एज की बात करूं कि जुलाई 2021 तक उनकी एज 42 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, जो उसमें दे रखा है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपका पीजी होना चाहिए, पीजी में आपका नेट होना चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में, और साथ साथ अगर नेट है या नेट नहीं है तो उसके अलावा तो आपका पीएचडी होना चाहिए। और पीएचडी अगर आपका किसी अगर ऐसी यूनिवर्सिटी से है जो कि टॉप 500 में आता है क्यूएस रैंकिंग में, तो उस केस में आपके ऊपर नेट की फिर बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर कुछ क्लॉजेज उसमें दे रखे हैं, वो आप नोटिफिकेशन में देखिएगा कि किन को नेट की छूट है। लेकिन नेट तो मांगा ही गया है, और नेट नहीं हो तो आपका पीएचडी हो, और पीएचडी की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इंटरव्यू की कॉलिंग होगी उसमें वो एपीआई स्कोर के ऊपर होगी, जैसे बताया था एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्योंकि उसमें कोई रिटन का प्रावधान नहीं है कि रिटन टेस्ट होगा या कोई इस तरीके का कोई पेपर होगा। क्योंकि उसमें ये दिया गया है कि एपीआई स्कोर बनेगा। उस एपीआई स्कोर्स का उन्होंने 100 नंबर का एपीआई स्कोर है, और उसका उन्होंने अलग ब्रेकअप दे रखा है कि उसमें आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, उसमें आपके नेट के नंबर हैं, आपके पीएचडी के नंबर हैं 25 नंबर, जेआरएफ के मार्क्स हैं, आपके पब्लिकेशन के नंबर हैं, अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है कोई उसके नंबर हैं, एक्सपीरियंस के नंबर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स हैं, आपको कोई अवार्ड मिला हो नेशनल या इंटरनेशनल उसके मार्क्स हैं। तो इन सबको मिला के करीब 100 नंबर हैं। तो इसमें मैंने बताया भी था, मैंने ये बार बार भी कहा है कि इसमें फ़ायदा उनको पहुँचेगा जिनका ऑलरेडी पीएचडी है, क्योंकि पीएचडी के ही 25 नंबर हैं, और 100 में से अगर 25 नंबर पीएचडी के हैं तो आप समझ सकते हैं कि 25% जो वेटेज है पीएचडी को जा रहा है। फिर जेआरएफ के नंबर हैं, अच्छे खासे नंबर हैं नेट जेआरएफ के, और एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं, पब्लिकेशन के 6 नंबर हैं, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज है उसके अच्छे खासे नंबर हैं। तो और ये सब मिला के 100 नंबर का वेटेज बनता है। तो ये मान के चलिए कि जिनका करीब 80 या 80 से ऊपर स्कोर बन रहा है तो ही वो फाइट दे पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के आप देखिएगा जो पीएचडी होल्डर्स हैं, तो जो पीएचडी वाले होते हैं तो कहीं और वो कहीं पढ़ा रहे हैं और उनके रिसर्च पेपर पब्लिकेशन भी है और अच्छा एकेडमिक स्कोर है, तो वो आराम से 85 प्लस चला जाता है इनका स्कोर। तो उस केस में जो है फिर इंटरव्यू की कॉलिंग की संभावना कम रह जाती है। तो जिनका स्कोर कम बन रहा है, जिनका पीएचडी नहीं है, तो वो भर तो देंगे, हो सकता है कॉल आ जाए, लेकिन फिर वो फाइनल कोई कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ रही। लेकिन बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें अगर हम भर देते हैं तो कॉल आएगी, तो कॉल आने के बाद भी इंटरव्यू होगा, और जो मेरिट बनेगी वो आपके एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के हिसाब से ही बनेगी। तो उसमें फिर आपके चांसेस जो है थोड़े से टफ हो जाते हैं।
ओके, तो ये चीज़ है। और उसमें ये पूछा गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो जो मैंने बताया कि जो एपीआई स्कोर दे रखा है, एपीआई में जो जो चीज़ मांगी है वो सब आपकी सब चाहिए आपको। आपके 10-12 ग्रेजुएशन के मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट्स, पीएचडी की डिग्री, नेट का सर्टिफिकेट, जीआरएफ का सर्टिफिकेट, ओके, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं दिखाया है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 नंबर हैं तो 3 पेपर आपके पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, वो उसको आपको दिखाना होगा। ओके, तो और कोई इंटरनेशनल अगर नेशनल अवार्ड मिला है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो वो आपको दिखाना होगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैंने स्थिति बताई आपको उत्तराखंड के बारे में। ओके, अब मैं बात करता हूँ यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के बारे में कि बच्चों ने पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। हालांकि मैंने उनको कई बार बोला भी कि सर मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, करीब 10-15 मिनट की मैंने वीडियो बनाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। स्पेसिफिकली मैंने एक एक डॉक्यूमेंट बताया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपकी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10th 12th यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपका स्नातक, आपका परास्नातक जिसे स्नातकोत्तर बोलते हैं, और आपका इसके मार्कशीट और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, और आपके पास इसकी डिग्री होना चाहिए, राइट। उसके बाद पीएचडी, क्योंकि पीएचडी आपने दिखाया है, अगर आप पीएचडी क्लेम कर रहे हैं तो पीएचडी की डिग्री होना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि प्रोविजनल ये लोग थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। हालांकि प्रोविजनल तो होता नहीं है, इसमें एक नोटिफिकेशन इशू होता है। जब आपको पीएचडी अवार्ड हुई होगी तो एक जब फाइनल वाइवा होता है तो उसमें एक नोटिफिकेशन इशू होता है, जो नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ भाई इन शख्स को, फला फला स्टूडेंट को इस डेट पर, इस टॉपिक पर, इस कंडीशंस में 2009 की कंडीशन या 2016 की या 2018 की कंडीशंस में इनके ये गाइड हैं, इसके हिसाब से पूरा नोटिफिकेशन निकलता है और एक बाकायदा साइन होते हैं उस पर। और वो नोटिफिकेशन ऐसा होता है कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी वैलिड है, उसे दिखा के आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाती है। मुझे मिली जॉब, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिग्री तो अमूमन तौर पे बाद में इशू होती है, जब कॉन्वोकेशन होता है तब आपको डिग्री अवार्ड होती है। तो बच्चे अक्सर तौर पे देखा गया है डिग्री नहीं निकालते हैं, वो ये वेट करते हैं कि जब कॉन्वोकेशन होगा तो उसमें किसी ना किसी बड़ी हस्ती के हाथों से उनको डिग्री मिलेगी, तो दे वेट फॉर दैट मोमेंट, बिकॉज दैट मोमेंट कम्स वंस इन अ लाइफ। ओके, इवन आई एम वेटिंग फॉर द सेम मोमेंट, बिकॉज आई हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री 2.5 years बैक in 2019 April. Okay, April 2019 I got my degree awarded, and I still waiting for the convocation to be held, because the university announced the convocation date, but due to some reason, due to the corona period and all, the date got postponed, and I am waiting for the same. But अब जैसे इंटरव्यू का हो रहा है कि भाई रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो आई एम होपिंग दैट माई नेम वुड बी इन द फाइनल लिस्ट ऑफ इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे इंटरव्यू की कॉल आए, तो उसके लिए पीएचडी डिग्री जरूरत पड़ेगी। आई एम गोइंग दिल्ली टू गेट माय डिग्री इशूड। ओके, तो मैं भी जाके डिग्री निकलवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है नोटिफिकेशन है। बट जैसा कि मैंने पीजीटी में देखा, बच्चों ने बताया कि पीजीटी में भी उन्होंने नोटिफिकेशन को नहीं माना, वो डिग्री को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज नोटिफिकेशन निकलता ही इसीलिए है कि आप उसे दिखा के, वरना नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू है। बट हो सकता है कि जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो नहीं मानते हैं सब, अदरवाइज तो हर जगह नोटिफिकेशन यूज़ हो जाता है। कहीं कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए कोई आपसे परेशान नहीं करता है। बट स्टिल अगर आपके पास कॉल आती है तो कम से कम इस वजह से ना कटें कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप पीएचडी की डिग्री निकलवा के रखें प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर उस पर नाम होना चाहिए, डेट ऑफ अवार्ड होना चाहिए, जो भी चीज़ें डिग्री में होती हैं, क्योंकि वो फ़ौरन मांगा जाएगा और डिग्री निकलने में कम से कम 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी उम्मीद है कि आपको कॉल आएगी तो अपनी पीएचडी की डिग्री निकलवा के रखें, और नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस का है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, है ना। ये सारी चीज़ें आप तैयार रखें। तो ये मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है तो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखें। ईडब्ल्यूएस अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार मुझसे पूछा है सर डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, तो ये मैं उनको बता रहा हूँ। और प्रोविजनल का कोई प्रावधान नहीं है, फाइनल डिग्री होना चाहिए, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर पाएंगे। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है, अगर आप ओबीसी के हैं तो वो 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। बाकी अगर SC ST का है वो तो पुराना चल जाता है, लेकिन जो है ईडब्ल्यूएस उसी टाइम पीरियड का होना चाहिए जिस टाइम पीरियड में आपने वो क्लेम किया है।
यानी कि उसमें जो नंबर पड़ा होगा उसमें लिखा रहता है कि इस सेशन के लिए वो EWS का सर्टिफिकेट आपका मान्य है। ओके, तो ये मैंने बात बताई यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें चाहिए होंगे। और बाकी इंटरव्यू की आप तैयारी करते रहें। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरव्यू के लिए बच्चे पूछ रहे हैं क्या पढ़ना है, तो देखिए जो सिलेबस है उसके बाहर तो आएगा नहीं, उसी सिलेबस में से आप अपना रिवाइज करते रहिए और अपना कोई टॉपिक तैयार करके रखिए। कम से कम अगर आपको कोई पढ़ाने को दिया जाए बोर्ड पे तो आप जाके एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा सकें, एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करके जाइए। ओके, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी अपने देखते रहें, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, अपडेट रखिए अपने आप को, क्योंकि एकदम से फिर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो GIC का बच्चे मेंस दे रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो सकता है, तो यस देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो सकता है। तो लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि शायद इलेक्शन की वजह से वो जल्दी करा दें और इसको डिले ना करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर ये डिले होता है तो इससे उन्हीं के वोटिंग पैटर्न पे और जो लोगों का रुझान है इलेक्शन की तरफ वो शायद मोल्ड हो और लोग इस बात को लेके जो है शायद वोटिंग में फ़र्क पड़े। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जो है उनके अगेंस्ट में नंबर जाएं, तो हो सकता है वो करा दें एग्ज़ामिनेशन या जो है जल्दी से जल्दी मेंस करा दें। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है प्रीलिम्स और बच्चे काफ़ी जॉब को लेके परेशान हैं। तो मेंस को लेके आप परेशान ना हो। मेंस का मैं ऑलरेडी मेंस के ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने GIC के ऊपर डाली है कि कैसे ऑप्शनल तैयार करना है, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उस पर। करीब काफ़ी व्यूज़ हैं मेरे पास, कई केस में व्यूज़ हैं, वो आप देखिए। और कि ऑप्शनल पेपर में कैसे लिखें और हिंदी और ऐसे को कैसे तैयार करें। हिंदी और ऐसे के ऊपर मैंने आई हैव मेड मैनी टाइम्स वीडियो, आई हैव शेयर्ड दी वीडियो मैनी टाइम्स। तो उसको आप देखिए, क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा तो वो वरना मोनोटोनस हो जाएगा। वो बच्चे कहेंगे कि सर इनके पास ये इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो मैं इसलिए बार बार उस पर वीडियो नहीं डालना। मैं ऑलरेडी उस पर 4 से 5-6 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ हर एक टॉपिक पे, कि ऐसे राइटिंग कैसे करें, हिंदी कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, कैसे लिखें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। तो उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यू गो एंड सर्च इन माय चैनल, ऑन माय चैनल। तो आपको आपके सवालों के जवाब मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि मैं एक टॉपिक पे कम से कम 6 से 7 वीडियो डाल देता हूँ, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज और बार बार उस पर वीडियो डालना दैट्स नॉट जस्टिफिकेशन की सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियो डालता रहूँ, तो दैट्स नॉट माई ऑब्जेक्टिव। माई ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, ओके, एज पर योर दी क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज। ओके, तो जो भी मैं जान पाता हूँ या समझ है मेरी थोड़ी बहुत, तो आई ट्राई टू हेल्प यू फ्रॉम माई साइड एज बेस्ट एज कैन पॉसिबल, राइट। ओके, तो ये मैंने आज 3 चीज़ें बताई, तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन और GIC के मेंस के बारे में। ओके, स्टिल यू हैव सम डाउट्स लेफ्ट, यू कैन शेयर, यू कैन सेंड मी थ्रू माई comment box. Okay, I'll hope I'll give you the answer of your questions. Okay, right. So thank you very much. Be safe, stay healthy. ठंड से ध्यान रखिए अपना और चैनल देखते रहिए। Thank you very much for watching my today's session.